today's class is electromagnetic induction. आज का हमारा टॉपिक होगा, इन शॉर्ट वी कैन राइट EM इंडक्शन. E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे क्या है और ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है. ओके, सो नेचर में हमारे ऑल राउंड जो चीजें होती हैं वो क्या है. अगर हम ओवरव्यू देखेंगे, नेचर में दो चीजें मेन पाई जाती हैं. वो दो चीजें कौन कौन सी हैं नेचर में? एक तो होती है मास. नेचर में मास हर जगह होता है. देयर इज अ मास. और नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं. नेचर में सिर्फ यही चीजें हैं, मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी. बस यही चीजें आपको नेचर में ऑब्जर्व आप देख सकते हो इन शॉर्ट. ठीक है. और एक आइंस्टाइन ने एक रिलेशन भी दे दिया था. आल तो हमारे पास होता है ना कि मास इज ऑलवेज कंजर्व, वी कैन नॉट क्रिएट ए मास, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए मास. ऐसा लॉ आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, सो वो कहता लॉ कहता मास हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इन द सेम वे फिजिक्स में भी हमने ये पढ़ा हुआ है that energy can neither be created nor can be destroyed. बट आइंस्टाइन ने थोड़ा सा हमें ये बता दिया था कि ऑल दो एनर्जी और मास हम कहते हैं क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, बट ये अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है. हम इनको ऑन द होल एक चीज मान के चलेंगे. कैसे? उसने बोला जो एनर्जी होती है वो मास में चेंज हो सकती है और मास जो होगा वो एनर्जी में चेंज हो सकता है. मींस ये जो चीजें होती है ना, ये बन सकता है, ये बन सकता है. मींस एक तरह की सिमिट्री मिल जाती है. अगर कहीं हमें दिखे कि मास खत्म हुआ तो समझ आना वो मास खत्म नहीं हुआ, वो मास कोई और रूप लेके आ रहा है. ये जो सिमिट्री होती है नेचर में हमें हर जगह देखने को मिलती है. और साइंटिस्ट भी जो होते हैं वो कहते हैं कि नेचर में सिमिट्री होती है, नेचर में सिमिट्री हर जगह होती है. सो जैसे कि हमें ऑयस्टर ने बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में, उसने ये बताया कि अगर कोई भी वायर होगी, वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो वायर की एबिलिटी है कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है. कुछ ऐसे, मैं तो रफली ड्रॉ कर रहा हूं, बट आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है. तो कुछ साइंटिस्ट ने इसका उल्टा सोचना शुरू किया. उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि जो नेचर होती है, नेचर लव सिमिट्री. नेचर सिमिट्री. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने फॉलो किया कि अगर नेचर में सिमिट्री होती है, इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी से या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, उससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना सकते हैं? सो ये जो सवाल थे उनके मन में पैदा होने शुरू हो गए. ऐसे सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके आए? उल्टा रिवर्स सोचना शुरू कर दिया. तो कई साइंटिस्ट ने इस पे अपना अपना काम किया, बट जो साइंटिस्ट इसको प्रूव करने में सक्सेसफुल हुए, वंशिका वर्मा, डोंट टच द स्क्रीन. ओके, सो आई वाज सेइंग, जो साइंटिस्ट इनको प्रूव करने में सक्सेसफुल हुए, उनमें मेन दो नाम आते हैं. एक आता है जोसेफ हेनरी, जोसेफ हेनरी, and second one was फैराडे, माइकल फैराडे. ये दो लोग थे जिन्होंने ये शो किया कि हाँ पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करें. तो ये बेसिकली यहाँ से इसकी शुरुआत होती है. बट ज्यादा नाम आपको फैराडे का सुनने को ही मिलता है क्योंकि फैराडे ने इसके लॉज भी दे दिए थे. ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट दोनों ने ही कंडक्ट किए थे साइमल्टेनियसली. तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था. सो दिस वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो कैसे ये पता हमें चला कि इलेक्ट्रिक करंट हम बना सकते हैं? तो इसके पीछे काफी स्टोरीज हैं.
अब स्टोरीज का इतना तो टाइम हमारे पास रहा नहीं है, हम सीधा एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। तो कैसे ये शुरुआत होती है? तो उसने ये नोटिस किया कि अगर हम एक कॉइल ले लें, अब कॉइल क्या होती है पता है आपको? जस्ट यू कैन से एक सोलेनॉइड के जैसे ही, बस एक तार ले लो, वायर ले लो, उसे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स दे दो, वो हमारी कॉइल बन जाती है। ठीक है, तो ये उसने बोला हम एक ले लेते हैं, और उस कॉइल के पास अगर एक हम मैग्नेट को मोशन में लाते हैं, ये मैग्नेट है ना, एक्चुअली उसने क्या किया था पहले, उसने इस मैग्नेट को, मान लो ये मैग्नेट है, इसके पास रख दिया। इसके पास जब रखा ना, उसने नोटिस किया कि नीडल डिफ्लेक्शन दे ही नहीं रही, नीडल लेफ्ट भी नहीं जा रही, नीडल राइट भी नहीं जा रही, वो सेंटर में है, इट इज नॉट मूविंग। अगर नीडल ही नहीं मूव कर रही, इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा। तो उसने ये यहाँ पे बोला कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना, फील्ड इसमें से पास हो रही है ना, फील्ड का होना सिर्फ जरूरी नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी नहीं है, फिर किस चीज का होना जरूरी है? तो उसने बोला ये जो मैग्नेट है ना, इसको जब हम मूव करते हैं, ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कहीं ना कहीं कंडक्ट कर सकते हो अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर होगा तो। गैल्वेनोमीटर इसलिए ताकि हमें पता लग सके कि करंट बन भी रहा है कि नहीं। ओके, सो एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने ना इस मैग्नेट को मूवमेंट देनी शुरू की, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, काइंड ऑफ टू एंड फ्रो। मान लो जब वो इस तरफ जा रहा है तो नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं डिफ्लेक्शन हो रही है। जब वो इस तरफ जा रहा था तो डिफ्लेक्शन हुई, पर डिफ्लेक्शन उल्टी तरफ हो गई। सो इसने इसका ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम मैग्नेट को रिलेटिव मोशन में रखते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया इंड्यूस करंट। इंड्यूस का मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो कि जो करंट प्रोड्यूस हुआ, जो बना, क्या नाम देते हैं जो करंट बनता है? इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो करंट का मैं सिंपल लिख देता हूं, आई। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट? द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय having the relative motion between coil and the magnet, that current is the induced current। तो यहां से उसने ये हमें बता दिया कि कैसे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को, अब डेफिनेशन देखो क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है कैसे? हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, हम पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। सो बेसिकली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमने जब मैग्नेट को पास रखा ना, वी नोटिस्ड कि कुछ भी नहीं हो रहा। सो कब क्या होता है? जब हम एक कांस्टेंट नहीं, एक रिलेटिव मोशन लेके आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, उस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट मी चेक द चैट, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। ओके सर, कैन वी से दैट वेरिंग मैग्नेटिक, हम बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो। मान लो अभी मैं इस मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा, ये जो आपको मैग्नेट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको मैं अभी मूव नहीं कर रहा, इसको मैं कहाँ रख देता हूँ? इसके पास। तो क्या बताइए, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है? बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। बट हम तब ये नोटिस करेंगे कि नीडल सेंटर में है, नीडल इज नॉट मूविंग। अगर नीडल ही नहीं मूव कर रहे, इट मींस करंट ही नहीं बन रहा। हाँ, बट अगर हम इसको मूव करते हैं, मैग्नेट को कभी पास लेके जाते हैं, कभी दूर लेके जाते हैं, तब क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में चेंज होगी, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। सो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेम एक्सपेरिमेंट दोनों ने किए थे, चाहे वो हेनरी था चाहे फैराडे था, बट फैराडे का नाम अगेन मैं बोलता हूँ ज्यादा आता है। ठीक है, बस यही था हमारा एक्सपेरिमेंट, जिसने बताया कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट था। अब इसके बाद वेट, अब इसके बाद क्या होता है कि चलो जी, जैसे हमने पहले सीखा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सीखा था ना, ऑयस्टर ने सिखाया हमें।
करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी वायर पर फोर्स लगा सकती है, और उस वायर पर फोर्स किस तरफ लगेगी उसके लिए हमने सीखा लेफ्ट हैंड रूल। इसी तरह जब किसी वायर में करंट इंड्यूस होगा, जब किसी वायर में करंट इंड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए भी एक रूल है। आज हम जो रूल सीखने जा रहे हैं उस रूल का नाम है राइट हैंड रूल। अब बच्चों को यहाँ पे मैंने देखा था, जो टेस्ट लिया था, कंफ्यूजन हुई थी बिटवीन मैक्सवेल एंड द फ्लेमिंग, और मैंने वहां पे उस वक्त उसका इतना रिस्पॉन्ड भी नहीं किया बिकॉज मैं चाहता था कि वो क्लास में ही हमारा क्लियर हो। अब देखिए 3 रूल है इस चैप्टर में, नाम ध्यान से सुनना। वो 3 रूल कौन से हैं? फर्स्ट रूल इज, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। एक नाम है राइट हैंड थंब रूल, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं थंब। थंब रूल जो होता है ना उसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, उसमें थंब आता है। थंब रूल दिया था मैक्सवेल ने, बट अगर हम सिंपली बोलें लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, जिसमें थंब नहीं बोला जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दिया था फ्लेमिंग्स ने। बट अगर राइट हैंड थंब रूल बोले, जिसमें हम ऐसे करते हैं कि थंब को ऊपर रखते हैं और बाकी फिंगर्स को कर्ल कर देते हैं, दैट रूल वाज गिवन बाय मैक्सवेल। दोनों में तीनों रूल्स में फर्क है। सर हाउ एक्चुअली द करंट इंड्यूस इन द वायर, व्हाट इज द फिनोमिना बिहाइंड इट? ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसके पीछे फिनोमिना क्या होता है। ओके, सो फिनोमिना जो है मैं आपको आपकी क्लास के लेवल के लिए बता देता हूँ, बिकॉज इसके बारे में ये तो इस क्लास में एक चैप्टर है ना, सॉरी नॉट ए चैप्टर, एक टॉपिक के रूप में आया है, बट 12th क्लास में पूरा कंप्लीट चैप्टर है इसके बारे में। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ बेसिकली क्या होता है। वायर अर्थ होती है ना, वायर, वायर में चार्जेस होते हैं। कौन से चार्जेस होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, और चार्ज पर तो मैग्नेटिक फील्ड लगती ही है। सो उनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू होता है। ये सिर्फ मैं थोड़ा सा ब्रीफली कह सकते हो कि थोड़ा ऊपर ऊपर का आपको आइडिया दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होता है। डिटेल में बात करेंगे तो कई टर्म्स आ जाती हैं बेटा, इमोशनल ईएमएफ होता है, बड़ी चीजें आती हैं, बट जो बेसिक है ना वो यही है, अंदर चार्जेस की मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप इतना ही काफी है समझने के लिए कि क्या होता है उसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर जो चार्जेस होते हैं, वो मूव करना शुरू कर जाते हैं। द मोशन ऑफ द चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसकी वजह से किसी वायर में करंट का फ्लो शुरू होता है। और प्लस एक और चीज आती है इसकी, फिर आपको लॉज भी समझने पड़ेंगे। सो लॉज चलो छोड़िए फिलहाल, लॉज भी है फैराडे के कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। सो बट वो भी दैट विल बी मोर देन योर। ओके, वो फोन भी आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा था ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट इससे क्या होगा ना, अब बाकी बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी ये क्या क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि इस क्लास के लिए इतना ही जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही काफी है, ज्यादा का जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी आप समझने के लिए समझ सकते हो कि कुछ अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ चेंजेस आती हैं चार्जेस के मोशन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही आपके लिए काफी है। अब वो मैं मेन बात बता रहा था जो आपके सिलेबस में है कि उस करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल है। एक है राइट हैंड थंब रूल। जो थंब रूल है वो मैक्सवेल का रूल है, जिसमें हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं और वो रूल फाइंड किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट कंडक्टर। बट अगर सिंपली बोले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो ये रूल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए, जिसमें थंब देगा फोर्स की डायरेक्शन
कि मोशन किस तरफ है वायर का, फील्ड जो देगा वो फोर फिंगर, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगती है सेंट्रल फिंगर से, कुछ ऐसा होता है। तो मान लो एक मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूं, आप मुझे बताना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो कि मैं वायर को फोर्स में लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, वायर को फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड। ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की, मोशन की, ठीक है। क्योंकि देखो वायर में मोशन होगा तभी तो करंट इंड्यूस होगी, बिना मोशन के क्या हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं, बिना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने भी देखा ना एक्सपेरिमेंट कि मोशन होना जरूरी है। मान लो वायर का मोशन नीचे की ओर हो रहा है और फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है जी, मैंने ड्रॉ किया क्रॉस। अब क्रॉस का मतलब आपको समझ में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस, इनटू द शीट। फील्ड कहां जा रही है, फील्ड जा रही है इनटू द शीट, इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ। तो बताइए करंट किस तरफ प्रोड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको बताना है। उस वायर में करंट किस तरफ प्रोड्यूस होगा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अगर आप स्क्रू रूल यूज कर रहे हो या राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हो, वो सेम ही है, वो सेम ही चीज के लिए यूज की जाते हैं। दोनों में आप मैक्सवेल यूज करोगे, ठीक है। स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल सेम होगा। ओके, मुझे आंसर आने शुरू हो गए हैं। जो दो आंसर आए हैं दोनों में अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ओके, चार आंसर हैं। चलिए चलिए चलिए, ओके। सो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, फोर फिंगर को और राइट हैंड यूज करो सभी, राइट हैंड। लेट मी ट्राई समथिंग। हेलो, ओके, आपको स्क्रीन दिख रही होगी शायद, एक वो शीट रखी हुई है मैंने। सिचुएशन कुछ ये थी, ऐसे थी ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे इसको लगाने जा रहा हूं। ये है मेरा राइट हैंड, आपको दिख गया होगा, ठीक है। दिस इज माई राइट हैंड। ओके, सो एज यू कैन सी राइट हैंड है। अब फील्ड देखिए बेटा, फील्ड ध्यान से देखना, फील्ड, फील्ड कौन देता है, आपने याद रखना है, फादर मदर चाइल्ड। फादर है थंब, मदर मींस मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी से करंट। फादर से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है। देखो फील्ड कैसे जा रही है, लाइक दिस, इनटू द शीट। फोर्स कहां जा रही है, ये करना पड़ेगा मुझे ऐसे, दिस इज लाइक दिस, ये कुछ ऐसे है बेटा। आई होप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुश्किल है दिखना ऐसे। यू कैन गैस कि अगर मेरी फोर फिंगर इनटू द शीट है, फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, तो मेरी फोर फिंगर कहां जा रही, सॉरी सेंटर फिंगर कहां जा रही होगी, सेंट्रल फिंगर मेरी जा रही है इस तरफ। सेंट देख लीजिए कैसे जा रही है, ऐसे था, फोर फिंगर इधर नीचे की तरफ और फोर्स लगाई मैंने ऐसे। तो मेरी ये जो फिंगर है, ये फिंगर मेरी इस तरफ जा रही है। तो एक्चुअल में आंसर है आपका राइट साइड, राइट, इस तरफ है आपकी करंट की डायरेक्शन जो इंड्यूस होगा। दिस इज द डायरेक्शन, इस तरफ है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। सेम वे में आपने रूल यूज करना है जैसे आपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था।
वही है, बट लेफ्ट हैंड रूल यूज तब किया जाता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी हो, और राइट हैंड रूल यूज किया जाता है तब जब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड करना हो। ओके, किस किस का आंसर सही था और नहीं था? Sir, I have a doubt regarding the question of direction of magnetic field. Okay, right here. Please repeat. Okay, just wait. अपना डाउट यहाँ पे लिख दो। सर here thumb means, थंब देखो ना, थंब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, थंब मीन मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, वेट। लेट मी स्टार्ट अगेन। मैं फिर से यही वाली एग्जांपल समझा देता हूं। थोड़ा सा देखो, कुछ ऐसे था ना हमारे पास सिचुएशन, आई होप आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ऐसे दिया था। तो ये है मेरा राइट हैंड। ओके, दिस इज दी राइट हैंड। देखो मेरी फील्ड कहां जा रही है, ये है फोर्स, ये है फील्ड, ये सेंट्रल फिंगर करंट, ऐसे है। तो मैंने फील्ड किया, बट मेरा फोर्स कहां जानी चाहिए? एज यू कैन सी हियर, ये फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने थंब को नीचे कर देना है। ये मैंने थंब को किया नीचे। अब देखिए यहाँ पे, ये जो मेरी फिंगर है सेंट्रल, ये कहां पे जा रही है? ये राइट साइड जा रही है बेटा, राइट साइड। सेंटर फिंगर राइट साइड जा रही है। सो दैट्स अ रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, हाथ अपने टेढ़े मेढ़े करने पड़ेंगे। ओके वेट, व्हाट हैपेंड? ओके, सो रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे अपने हाथों को। सर इज, ओके लेट मी रीड दिस। Here thumb means what? The thumb means force. So sir, magnetic field is from north to south or and back. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, साउथ टू नॉर्थ बैक थोड़ी आती है। वो सिर्फ इनसाइड द मैग्नेट वो कंटिन्यू कर रही होती है, वो बैक नहीं होता। इज द मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मोशन ऑफ फोर्स सेम? नहीं नहीं, मोशन ऑफ, वेट वेट लेट मी, फोर्स का मोशन थोड़ी होता है बेटा, मोशन किसी बॉडी का होता है। अगर कोई कंडक्टर लेफ्ट साइड मूव हम करवा रहे हैं ना, इसका मतलब हम फोर्स उस पर लेफ्ट साइड लगा रहे हैं। दिस इज टू द इक्जोट मोशन ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे मोशन हम खुद करवाते हैं क्योंकि हम खुद मैग्नेट को या कॉइल को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जिस तरफ मूव करवाएंगे, मीन्स उस तरफ हमारी उसकी कंडक्टर के डायरेक्शन होगी, उसका मोशन उस तरफ होगा। कि मान लो ये हमारा कंडक्टर है ना, ये वाला, और स्ट्रेट ले लेता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये मान लो कंडक्टर है, इसको अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ पे जाएगा, इसका मोशन इस तरफ होगा, तो ये है इसकी डायरेक्शन। इसको मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो कंडक्टर किस तरफ मूव हो रहा है, जिस तरफ मूव हो रहा होगा वो उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ओके, उसके बाद आ रहा है, सर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वी कैन यूज लेंस लॉ बिकॉज इट इज इजी। नो, यू कैनॉट यूज, बिकॉज वो आपको आना ही नहीं। इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप एक्स्ट्रा लर्न अगर करना चाहते हो, यू कैन डू इट, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड यू कैनॉट यूज लेंस लॉ इन एवरी केस। जनरेटर में आप लेंस लॉ यूज नहीं करोगे, ठीक है? और लेंस लॉ इज समथिंग एल्स, वो कुछ अलग चीज है। डायरेक्शन ऑफ बोथ इज सेम बेटा, बोथ व्हाट? वेट, आप बोल के बता दो, दैट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग।
हु इज दिस इकजोत? इकजोत का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, व्हाट इज सेइंग कहां गई? हाँ जी, ये आ गई इकजोत। इकजोत, यू कैन आस्क। Sir, direction of conductor and force is same. डायरेक्शन ऑफ, बेटा फोर्स देखो, डायरेक्शन जिस तरफ कंडक्टर जाएगा ना, मीन उस पर उसी तरफ तो फोर्स लग रही है। जैसे मैं अगर इस, मान लो ये है वायर, ये वायर इस तरफ जा रही है, वायर इस तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि इस पर फोर्स इस तरफ लगी है, इस कंडक्टर पर फोर्स इस तरफ लग रही है। तो सेम ही चीजें हैं यहाँ पे। जिस तरफ कोई Okay, sir. कंडक्टर मूव कर रहा है, इट मींस उसके मोशन की डायरेक्शन उस तरफ। ओके, हु इज नेक्स्ट वन? रक्षित थापा। सर विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड इंड्यूस? बेटा यही जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल is used to find the direction of induced current. So, but it comes back inside the magnet. Back inside the magnet, it's written in the book. नहीं बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो एक्चुअली ये है। मान लो मैं मैग्नेट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे है ना ये, तो इसका नॉर्थ भी होगा, इसका साउथ भी होगा। लेट अस से दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, निकलती नॉर्थ से ऐसे एंटर होती साउथ में। ठीक है, वो जो बैक का मतलब है ना, बैक का मतलब ये था कि साउथ से नॉर्थ एंटर। यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वो बैक वाला नहीं होता। तो बुक में लैंग्वेज की थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो डोंट रिलाई ओनली ऑन दी बुक। बैक का मतलब वहां पे कुछ और था जो आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वो बता रहा था क्वेश्चन की मैग्नेटिक फील्ड का बैक होती है। बैक का मतलब कि अगर आप यहाँ पे गए, वापस उसी पाथ से इस डायरेक्शन में आ गए, इधर गए फिर से इधर आ गए, ऐसी नहीं होती मैग्नेटिक। ठीक है, वो एक्चुअली उसका मीनिंग था। चलिए अब इसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, विच इज द लास्ट वन, आई गेस शायद लास्ट हो। ठीक है, द टॉपिक इज आफ्टर द सॉरी क्या नाम है इसका, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये आता है हमारा टाइप ऑफ करंट। ओके, अब आपको हम बताते हैं कि करंट हमने जाने होगी क्या होता है। करंट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। बट करंट जो होता है उससे भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। करंट दो टाइप में डिवाइड होता है। एक वो करंट होता है जो कांस्टेंट रहता है और उसकी डायरेक्शन, मेन फोकस किस पे, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डायरेक्शन का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। कि अगर मेरे पास कोई वायर है, मान लो ये वैसे मैंने वायर ली हुई है, दिस इज अ वायर। ठीक है, और इस वायर में क्या हो रहा है, इस वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और ये है मेरे चार्जेस विच आर इन रेड कलर। एक ये चार्ज है, ठीक है, एक ये चार्ज है, ऐसे हम लेट कर देते हैं, ये हमारे चार्ज है। और चार्जेस के मोशन की डायरेक्शन अगर एक ही तरफ रहती है, मतलब ये चार्ज सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे वाले करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी जिसको हम कहते हैं डीसी करंट, जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ऐसा करंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो आपके घर में रिमोट में जो बैटरीज होती है, बैटरी का क्या होता है, बैटरी में सेल का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। यहाँ पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव। ऐसे वाले जो होते हैं ना सोर्सेज ऑफ करंट, ये डीसी देते हैं। चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी में डीसी होता है, डायरेक्ट करंट। वो करंट बैटरी वाला कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता।
ये है डीसी की खासियत, जिसमें चार्जेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, कभी अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करते। दैट इज डीसी। बट अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारे घर में फ्लो होता है ना करंट, अगर मान लो ये वायर ऐसे लेट कर देते हैं, तो इसमें चार्जेस क्या करते हैं? ऑसिलेट करते रहते हैं। चार्जेस भी बेसिकली क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से ऐसे में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ फिलहाल, पहले यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या करता है? ये वापस अपनी डायरेक्शन फ्लो होने की चेंज कर देता है, ये वापस उल्टी तरफ जाना शुरू कर देता है। मीन ऐसे वाले करंट में चार्जेस ऑसिलेट होते रहते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, और ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जैसे आप जा रहे हो, जाते जाते आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, थोड़ा सा स्पीड डिक्रीज करोगे, रुकोगे, फिर उल्टी तरफ जाओगे, फिर रुकोगे, फिर उल्टी तरफ जाओगे। मीन्स लगातार ऑसिलेशन होती रहती है यहाँ पे। इसलिए वैल्यू कैसी हो रही है? पहले जीरो, फिर मोशन जाता था एक तरफ जाता है, फिर जीरो, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई ऊपर की तरफ, फिर जीरो, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर जीरो, फिर डायरेक्शन चेंज, जीरो। ये है हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है। इसके लिए अगर किसी के पास कोई कैनन का या कोई बड़ा अच्छा कुछ वो होगा ना, फोन है, फोन तो सॉरी नहीं होता, कैनन का कोई कैमरा, या मेरे पास कोई, मेरे को वीडियो मिली आपको मैं दिखाऊंगा। हमारे पास एक होता है ना बल्ब, जो येलो रंग का होता है। आजकल तो हम एलईडी यूज करते हैं कि येलो कलर होता है, जो लाइट येलो ऐसी आती है उसकी, ठीक है। उसकी अगर हम रिकॉर्डिंग करें और उसको हम स्लो मोशन में देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो थोड़ा डिम, फिर लाइट उसकी ब्राइट हो रही है, लाइट कभी डिम कभी ब्राइट, डिम ब्राइट, ऐसी होती रहती है। उसका मतलब क्या है? कि उसमें कभी वैल्यू कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, ऐसे उसमें होता रहता है। क्योंकि हमारे घर में एसी आता है जो अपनी डायरेक्शन और अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अगला पॉइंट, डीसी करंट हम लार्ज स्केल में यूज नहीं कर सकते। लार्ज स्केल मतलब आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि इसका एक ड्रॉबैक है कि हम इसको ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, ज्यादा दूर तक ये नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट चेंज, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। एज यू कैन सी दी ग्राफ, ग्राफ देख रहे हो, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वैल्यू इज फिक्स, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। सो ये इसका एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो, वी कैन नॉट चेंज दी वैल्यू। एक बार जो वैल्यू आ गई वो फिक्स रहेगी, वो है डीसी करंट। डीसी करंट आप ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते। मीन्स कह सकते हो कि वायर में ज्यादा दूर तक नहीं जाती, क्योंकि उसकी वोल्टेज फिक्स है ना। वोल्टेज जैसे बोलता था कि वोल्टेज एक तरह की ताकत है, अब ताकत उसकी नहीं बढ़ा सकते। बट आपको मैं बताता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, वी कैन चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम जीरो टू मिलियंस ऑफ वोल्टेजेस। क्योंकि वोल्टेज ही रिस्पॉन्सिबल होती है करंट के फ्लो के लिए। जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा करंट। जब डैम में करंट बनता है, डैम में वहां बनता है ना, पावर हाउस होता है वहां पे हम जनरेट करते हैं मिलियंस ऑफ वोल्टेज। कितनी वोल्टेज जनरेट होती है? मिलियंस ऑफ वोल्टेज वहां पे जनरेट की जाती है, मिलियंस, लाखों में वोल्टेज। बट हमारे घर में कितनी आती है? हमारे घर में कितनी आती है? हमारे घर में ये या तो 200 या 220, यही आती है ना हमारे घर में, 200 220 तक आती है। ये क्या होता है वहां पे? क्योंकि वहां पे हमें पता है कि हमें बड़ी दूर तक बिजली भेजनी है। आपको क्या पता आपकी बिजली घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कहाँ से आ रहा है? बड़ी दूर डैम है, 300 400 500 किलोमीटर हो सकता है वो डोंट नो। तो इतनी दूर अगर करंट वायर में फ्लो करवाना है, तो उसके उस करंट के पास ताकत, वोल्टेज भी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो डैम में मिलियंस ऑफ वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, मिलियंस ऑफ वोल्टेज, ताकि ज्यादा दूर तक चार्जेस फ्लो हो पाए।
बट वो मिलियंस हमारे घर में आती नहीं है। इसलिए नहीं आती क्योंकि रास्ते में हमारे सब स्टेशन होते हैं। हर एक एरिया का, लोकेलिटी का एक होता है ना पावर हाउस, कि वहां से हमारी सप्लाई आ रही है। हर जगह होता है, हर एरिया का अलग अलग होता है। जैसे ही वहां पहुंचती है लाखों में, वहां पे उनके पास ट्रांसफार्मर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वहां पे क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। डाउन के लिए मैं एरो नीचे बना रहा हूँ। तो वहां पे जो सब स्टेशन होते हैं उनके पास स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है। ओके, इस पे मैं आता हूँ। हरलीन के क्वेश्चन पे भी हम आएंगे जरूर। तो पहले मैं बात बता रहा हूँ। एसी का फायदा ही है कि एसी की वैल्यू चेंज होती है, एसी का डायरेक्शन चेंज होती है, एसी की वैल्यू हम जो मर्जी रख सकते हैं। इसलिए तो जब डैम में वोल्टेज जनरेट होती है, लाखों की वोल्टेज वो खुद जनरेट कर लेते हैं ताकि दूर तक ट्रांसफर करें। पर जैसे ही हमारे सब स्टेशन में, हमारे जो लोकल एरिया के जो पावर हाउस होते हैं वहां पर आती है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उसकी वोल्टेज कम करते हैं और हमारे घर में बेचते हैं। बट हमारे घरों तक आते आते फिर वोल्टेज में भी 150 तक पहुंच जाती है, 180 तक पहुंच जाती है। फिर हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में हमने छोटे छोटे स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, स्टेबलाइजर जिसको हम बोलते हैं, होता है ना। तो स्टेप अप क्या करता है, हम वैल्यू फिर से इंक्रीज कर लेते हैं, हम 200 या 220 तक ले जाते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेटिव करंट। वी कैन चेंज द वैल्यूज, हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसके ग्राफ में आपको अप डाउन दिखते हैं। हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, इतनी वैल्यू हम रख सकते हैं। इसका फायदा ये है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो है। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता होगा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यही होती है ना फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि ग्राफ में इसके अप्स एंड डाउन है ही नहीं है, तो ऑसिलेशन हो ही नहीं रही, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है। बट हमारे भारत में, जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी आती है, इट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में 50 हर्ट्ज है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारे दो टाइप के करंट, अल्टरनेटिव और डीसी। चलिए आज का लास्ट टॉपिक आपसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसकी थ्योरी में आपको बोलूंगा, ये आपने खुद उसकी समझनी है, मैं उसको आपको ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक इज हियर। तो हर्लीन का सर, एसी हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हाइल डीसी हैज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ। वो टॉपिक हमारा जो है, तो उससे पहले टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, सर व्हाई इज दैट करंट इन एसी चेंजेस। बेटा, करंट एसी में हम, ये हमारी ना अपनी, इट्स आवर चॉइस कि हम करंट कैसा बना रहे हैं। हम करंट एसी वाला बना रहे हैं कि हम करंट डीसी वाला बना रहे हैं, ये हम खुद बना सकते हैं। अब बनाते कैसे हैं, दैट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर वी कैन प्रोड्यूस करंट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है, हम जनरेटर की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरेटर दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो हमने जैसा जनरेट करना है, और उसमें वो जनरेटर से ही डिसाइड होता है कि वो अल्टरनेटिंग है कि डीसी। ठीक है, सो लेट मी शो यू द डायग्राम। एसी की जो डायरेक्शन चेंज होती है, वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑफ जनरेटर। जनरेटर ऐसे काम करता है कि उसकी डायरेक्शन करंट की वो चेंज करता रहता है। सर आर फोन यूजिंग एसी और डीसी। बेटा, फोन में बैटरी होती है, और बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी। जहां भी हम स्टोर कर सकते हैं ना, एसी स्टोर नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एसी करंट स्टोर नहीं होता। स्टोर्ड जो हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट इज द डीसी करंट। बैटरी, फोन में बैटरी होती है ना, वो डीसी का सोर्स है। इन्वर्टर की बैटरी, वो डीसी का सोर्स है। और जब हम करंट जनरेट करते हैं ना साइमल्टेनियसली, इसका मतलब है कि हम एक वोल्टेज भी जनरेट कर रहे हैं।
सो आपके सामने दो डायग्राम में आपको मैं बता देता हूँ। जनरेटर ही है हमारा बेटा, जनरेटर है। जनरेटर वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बेसिकली कहने का मतलब है हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। मैकेनिकल का तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल का मीनिंग है कि किसी में मोशन लाना, कोई काम, काइनेटिक एनर्जी लाना या पोटेंशियल एनर्जी लाना। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल। सर दैट is that we get more shock in DC than less in AC. ओके, ये शॉक वाली जो बात है ना, शॉक वाली का क्लास में अलग से आपकी एक लूंगा, नॉट होल क्लास। इसके लिए 10 मिनट आपको मेरे को देने होंगे, बट वो आज नहीं होगा। सी, कुछ बुक्स में लिखा जाता है कि AC इज मोर डेंजरस, कुछ में लिखा जाता है DC इज मोर डेंजरस। तो ऐसा नहीं है, बोथ आर डेंजरस, इट डिपेंड्स की कंडीशंस क्या है। AC भी खतरनाक है, DC भी। दोनों के शॉक में डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, बट दैट आई गेस इन दी नेक्स्ट क्लास, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये अपने जो भी डाउट्स हैं जो मैं आज आपको आंसर नहीं दे रहा, इनको प्लीज नोट करके रख लो, सो दैट वी कैन गेट बैक टू इट। क्योंकि आज मेरा टॉपिक ये आ रहा है लास्ट वाला, उसको आप नोट करके लिख लो, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस जरूर कर लेंगे। चलिए, तो जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, फिर से उसको मैं रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द मोशन बिटवीन मैग्नेट और कॉइल, या हम बोलें कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके। अब इसमें भी जनरेटर दो टाइप के आते हैं, एक आता है AC जनरेटर, एक आता है DC जनरेटर। आपके सिलेबस में आई गेस सिर्फ AC है, लेट मी चेक अगेन। जनरेटर आपके, हाँ आपके सिलेबस में सिर्फ AC है, मीन्स आपकी ये वाली डायग्राम है। बट अगर आपको DC भी समझना है ना, DC की कंस्ट्रक्शन सेम है जैसे मोटर की थी, सेम, बिल्कुल सेम है। अब आपका मेन ध्यान में लेके जाना चाहता हूँ टुवर्ड्स AC। AC जनरेटर में क्या होता है हम उसको समझते हैं, उसके पार्ट्स को समझते हैं क्या होता है। चलिए, लेट्स स्टार्ट AC जनरेटर। तो AC जनरेटर में आपके होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, आपको दिख रहे होंगे। मैग्नेटिक पोल्स किस लिए लिए जाते हैं, ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से ही करंट जनरेट करना है। और उसके बीच में होती है हमारी एक आर्मेचर कॉइल, आपको दिखेगी आर्मेचर कॉइल, ये वाली। थोड़ा सा रंग चेंज कर देता हूँ, येलो में। दिस इज द आर्मेचर कॉइल, दिख रही है ये वाली बीच में रेक्टेंगुलर। ठीक है, दिस इज द आर्मेचर कॉइल। और इस आर्मेचर कॉइल के दो एंड्स होते हैं, इट हैज टू एंड्स। इसमें जो आपको मेन पॉइंट याद रखना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि एक एंड जो होता है कॉइल का, जैसे मैं रेड वाला ले रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको रेड वाला, मैं येलो रंग को सुमा कर रहा हूँ। इस कॉइल का एंड एक रिंग के साथ होता है, आपको दिखेगा इसके साथ जोड़ा गया, इस रिंग के साथ जोड़ा गया, दिख रहा होगा आपको। और इसमें इस कॉइल का जो एंड है इसी रिंग के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, और दूसरी रिंग के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं जाएगा। मींस इसका कॉन्टैक्ट इस रिंग के साथ होगा, इस रिंग के साथ। तो जो दूसरी कॉइल हमारी, दूसरी कॉइल ये वाली ब्लू रंग की जिसको हमने शो किया हुआ, इसका कोई भी कॉन्टैक्ट इसके साथ नहीं होता, इस रिंग के साथ नहीं होता। एज यू कैन सी द डायग्राम, वो उसके सेंटर में से पास हो रही है, बट उसका कॉन्टैक्ट इसके साथ नहीं है। इस ब्लू कॉइल का कॉन्टैक्ट इसी रिंग के साथ रहता है, वो सिर्फ इसी के साथ रहेगा, दूसरी रिंग के साथ। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में दोनों कॉइल्स, दोनों रिंग्स जो होती हैं, वो उस आर्मेचर कॉइल के दो जो एंड्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहती हैं, और उनका कांटेक्ट फिक्स रहता है। मतलब अगर इस लाल वाले का कांटेक्ट इसके साथ है, इसके साथ ही रहेगा, ब्लू का कांटेक्ट इसके साथ है, वो इसके साथ ही रहेगा, वो अपना कांटेक्ट दूसरी रिंग के साथ नहीं रखेंगे।
ये इसमें मेन पॉइंट है याद रखने वाला। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो करंट ऐसे होता है प्रोड्यूस कि जब हम यहाँ पे इस कॉइल को हिलाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, कॉइल अपने आप में नहीं हिलती, जनरेटर में हम कॉइल को हिलाते हैं। एनी गैस हम जनरेटर में कॉइल को कैसे हिलाते हैं, मीन्स मूवमेंट कैसे लाते हैं, मोशन कैसे लाया जाता है, एनी गैस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटर, ओके। ओके, मैग्नेट देखो बेटा, मैग्नेट अगर वायर, देखो ये जो वायर होती है ना, कॉपर इंसुलेटेड वायर होती है। इंसुलेटेड का मतलब कि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता ज्यादा, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं तो यहाँ पे होता। मैग्नेट तब अट्रैक्ट इसको करता जब इसमें करंट फ्लो होता, तब वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड होती, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब ये हिलता। रक्षिता, ओके, वो कह रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसके द्वारा हम करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब बट अभी तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली आपको पता है ना, जनरेटर में ऑयल डाला जाता है, डीजल पेट्रोल, फिर वो डीजल पेट्रोल बर्न होते हैं, उनसे गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस इन इस आर्मेचर कॉइल से टकराती हैं, गैसेस इस आर्मेचर कॉइल से टकराती हैं। जब वो इससे टकराती हैं तो वो इसको इसमें मोशन लेके आती है। तो जैसे ही इसमें मोशन आता है तो ये घूमना शुरू कर देती है। अब मोशन आ चुका है, जब मोशन आएगा तो मतलब मोशन ही तो लाना था बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में। तो कॉइल मोशन में आ चुकी है, तो जैसे मोशन आता है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाता है। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही रखता हूँ। अब वो डायरेक्शन करंट की कैसे होगी, इधर आप खुद रीड कर सकते हो, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सो ओके, आज क्लास यहीं पे ओवर कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहीं से इसको पिक कर लेंगे।